डाइजेशन हमने खत्म कर लिया था। आज हम एक साथ दो सिस्टम पढ़ेंगे। एक साथ पढ़ने का मतलब ये है कि जैसे हमने न्यूट्रिशन को लेके डाइजेशन कंप्लीट किया था, ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ लेकर हम पूरा करेंगे अपना ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, क्योंकि दोनों आपस में कनेक्टेड है। दोनों आपस में कनेक्टेड है कि कैसे हम इनहेल कर रहे हैं और वो ऑक्सीजन कैसे ब्लड के थ्रू हमारे पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और वापस जब आ रही है तो CO2 को लेकर आ रही है और फिर हम CO2 को एक्सहेल कर दे रहे हैं। अगर हम ह्यूमन बॉडी को देखें ध्यान से, तो यहां पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं। ठीक, पीछे क्या है? हमारी कशेरुका है, मतलब हम बैटरी कॉलम कहते हैं उसे। आगे की तरफ एक हड्डी है जिसका नाम स्टर्नम है और इससे क्या अटैच है? रिब्स। ये अभी ओवर डायग्राम है, इसका भी हम ज़्यादा मतलब नहीं रख रहे हैं, हम कुछ और बताना चाहते हैं। तो उनका कहना ये है कि इस डायाफ्राम से ऊपर की जो कैविटी है उसको थोरेसिक कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? थोरेसिक। ये हो गई थोरेसिक कैविटी। और नीचे वाली ये होती है एब्डोमिनल कैविटी। इससे नीचे एब्डोमिनल कैविटी और जहां तक ये रिब्स और ये है ये थोरेसिक कैविटी। इस थोरेसिक कैविटी में हमारे दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन प्रेजेंट है। एक है लंग्स जिन्हें हम फेफड़े कहते हैं और दूसरा हमारा हार्ट। तो हार्ट हमारा किस तरफ है? बाईं तरफ कि दाईं तरफ? बाईं तरफ। पहला सवाल, अगर आपसे भी पूछता है कि हार्ट हमारा किधर है, बाईं कि दाएं? हार्ट बिल्कुल सेंटर में है, टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। कि जैसे हम कोई फोटो टांगे और उसकी जो कील है वो थोड़ी तिरछी लगा दे तो वो तिरछी तरफ मुड़ जाएगा ऐसे करके। लेकिन जो कील भगवान ने लगाई है टांगने के लिए, हार्ट के लिए है, कहाँ सेंटर में है। तो कभी मत कहना कि हार्ट लेफ्ट या राइट में, ऐसा कहीं हो सकता है। बिल्कुल कहाँ होता है? सेंटर में। फिर उसके अंदर क्या है? हमारे लंग्स है। दो चीजें तो कहाँ हो गई? तो बाकी जितने ऑर्गन हम कहते हैं, किडनी हमारी है, हमारा स्टमक है, हमारी इंटेस्टाइन है, वो सब कहाँ है? एब्डोमिनल कैविटी। अब होता क्या है? कि ये अगर हमारी बॉडी के टिश्यू है और ये हमारे लंग्स हैं, तो आपको पता है जब हम इनहेल करते हैं तो क्या अंदर जाता है? क्या अंदर गया? क्यों? कोई फिल्टर लगाया कि नाइट्रोजन अंदर नहीं जाएगी? जाएगी। एयर अंदर जाएगी, एयर लंग्स तक जाएगी। एयर जो है वो आपकी अंदर तक जा रही है। अभी तो बहुत चीजें डीप है। और आखिर में पूरे सिस्टम की जो यूनिट है लंग्स में, वो एल्वियोलाई, बैलून लाई। यहां से अब खेल शुरू होगा कि वो जो ब्लड आ रहा होगा हमारे लंग्स तक,
उस ब्लड में प्रेजेंट आरबीसी में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन उसमें से क्या ले लेगा? ऑक्सीजन। क्या दे देगा? CO2। तो वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसे कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। अब ये ब्लड कहां पहुंचा? हमारे टिश्यूज तक, ब्रेन है, हाथ, जितने भी टिश्यूज है सब में, वहां उसने क्या दे दी? ऑक्सीजन। बदले में क्या ले ली? CO2। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आ गया? फिर हमारे लंग्स में आ गया। ठीक है। तो ये जो चलता है सिस्टम, ये कहलाता है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। अब सवाल ये है कि O2 क्यों चाहिए, CO2 कहां से निकलता है? टिश्यू में रिएक्शन होती है जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन, टिश्यू रेस्पिरेशन। और ये तो ब्रीदिंग हो रही है, इनहेल करोगे, बाद में एक्सहेल करोगे। क्या रिएक्शन होती है कि जो हमने खाना खाया है C6H12O6 उससे ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, जो आपने ली है, क्या बनाएगी? CO2 प्लस वाटर प्लस 38 ATP। इन दो को तो हम यूज कर लेते हैं, इसको बाहर निकालते हैं। लेकिन ये रास्ता इतना भी आसान नहीं है, ये सर्किल डायरेक्ट नहीं है। इस सर्किल के बीच में पड़ा हुआ है हार्ट। इस सर्किल के बीच में क्या पड़ा हुआ है? हमारा हार्ट। कैसे, ये समझ लीजिए। मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं, ये मेरा राइट है और ये लेफ्ट है। लेफ्ट ऑरिकिल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकिल, राइट वेंट्रिकल। हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, मछली में 2 चैम्बर होते हैं, आपके मेढक में, फ्रॉग में 3 चैम्बर होते हैं। ठीक है। रेप्टाइल जितने, सांप और ये सब जितने, मतलब इस टाइप के जो रेप्टाइल वाला ग्रुप है शरीर का, वहाँ भी 3 होते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर है, एक्सेप्शन है वहाँ। बर्ड्स जितनी और हम लोग जितने, हमारे अंदर 4 चैम्बर है, 2 ऑरिकिल और 2 वेंट्रिकल। अब होता क्या है कि आप लंग्स से क्या लेके चले? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा? ये वाला। तो ये पहले गिरेगा आके आपका लेफ्ट ऑरिकिल। कहां? लेफ्ट ऑरिकिल में। कौन लाएगा? चलिए भी बताएंगे। फिर ये ब्लड यहां आया लेफ्ट ऑरिकिल में, यहां से आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहां से फिर निकल गया। कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। कहां पहुंचा? टिश्यूज में। क्या दे दी? ऑक्सीजन। क्या ली? फिर ये ब्लड आएगा, कहां आया? राइट ऑरिकिल में। वहां से कहां आया? राइट वेंट्रिकल में। वहां से फिर ब्लड इकट्ठा हुआ। कैसा? डीऑक्सीजनेटेड।
लंग्स तक। ये जो सर्किल है, ये सर्किल असल में ये चल रहा है। तो ब्लड जो है हमारे हार्ट में 2 बार गया, इसीलिए हमारा सर्कुलेशन है वो डबल सर्कुलेशन कहलाता है। अब इसमें एक साथ कई पॉइंट हमें क्लियर करने होते हैं। जब हमें स्टेथोस्कोप लगाया जाता है, जिसे हम आला कहते हैं, डॉक्टर लगाया होता है, धक धक की आवाज़ आती है। ये किसके धड़कने की? हार्ट के धड़कने की आवाज़ है। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। इसका मतलब ये है कि ये धड़कने का काम है इसका, ये 1 मिनट में कितनी बार हुआ? 72 बार। 1 बार धड़कने में कितना टाइम लिया? 0.8 सेकेंड लगभग। मतलब एक धड़कन जो होती है वो 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है। इसको हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। 70 से 72 बार दिल जो है वो धड़कता है। अब जो कार्डियक साइकिल का मतलब है वो क्या है? इसने एक धड़कने में किया क्या क्या? क्योंकि देखो बाकी चीज तुम पढ़ लोगे, ये हड्डियां होती हैं, हार्ट में इतने भाग होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो काम हो रहा है वो हम कब समझेंगे? इसलिए बायोलॉजी आपकी कमजोर रह जाती है। तो रटना कब तक चलाओगे? बायोलॉजी में लोग यही समझते हैं कि हम ये याद कर लें, मछली में इतने हृदय होते हैं, इसमें इतने भाग होते हैं, काकरोच के हृदय के 13 भाग होते हैं, ये सब। अब यहाँ पे जब हम बढ़ते हैं तो हमें ये समझना जरूरी है कि इस कार्डियक साइकिल में आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से कि कार्डियक साइकिल में आखिर हो क्या रहा। एक टर्म होता है सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, पिचकना। डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स हो जाना। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो मैं बता रहा था यहाँ, ये जो ब्लड आया है ये लाया है वेना केवा, और ये जो ब्लड है ये है पल्मोनरी वेन। तो इनका कहना ये है कि सबसे पहले क्या होगा, हमारा हार्ट में किसी भी समय एक ऐसा होता होगा तो पूरा रिलैक्स होता होगा। इधर से पल्मोनरी वेन और इधर से वेना केवा एक साथ ब्लड को पोर करते हैं, और हमारा ब्लड कहाँ आ चुका होता है? राइट और लेफ्ट ऑरिकल में। दोनों के बीच में यहां प्रेजेंट होता है ट्राइकप्सिड वाल्व, यहां होता है बाइकप्सिड वाल्व। बाइकप्सिड ट्राइकप्सिड का मतलब ये जैसे ये दरवाजा लगा, ये सिंगल कप्सिड है, एक पल्ले वाला, ये 2 पल्ले वाला। जो वाल्व होंगे वो 3 फ्लैप के या 2 फ्लैप के होंगे। तो इतनी तेज ब्लड आया है कि पूरा ब्लड आके यहां इकट्ठा हो गया। कहां? वेंट्रिकल में। यहां थोड़ा बहुत अमाउंट बचा। अब पहली स्टेप होगी कि जो बचा हुआ ऑर्गन में ब्लड रह गया है वो भी कहां आ जाए? वेंट्रिकल में। दैट इज ऑरिकुलर सिस्टोल या ऑरिकल का पिचकना। वहां से पिचका ब्लड सब कहां आ गया? वेंट्रिकल। ठीक। अब वेंट्रिकल ने कहा ब्लड मेरे पास है, अब आगे के दरवाजे खोलो। कौन से? ये है अओर्टा और ये है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी इसलिए है कि ये ब्लड ले जा रही है कहां? पल्मोनरी टर्म यूज होता है लंग्स के लिए,
सिम्पैथिक टर्म लीवर के लिए, ऑल्फैक्टरी आइज के लिए, सॉरी नोज के लिए, ठीक है, इस तरीके से। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या, ये सूंघने वाले। अब दूसरे स्टेप में क्या हुआ, वेंट्रिकल भी पिचक गया और ये अपनी वापस स्टीम आने की कोशिश करने लगा डायस्टोल में, ऑरिकुलर। जब ये दोनों पिचके तो यहाँ के जो बाल हैं उनको कहते हैं सेमी लूनर बाल। क्या कहते हैं? और वेंट्रिकुलर सिस्टोल से ब्लड आर्टरी में और पल्मोनरी आर्टरी में चला गया और उसके बाद ये भी किसमें आ गया, रिलैक्स के मूड में, दैट इज कॉल्ड जॉइंट डायस्टोल। फिर वही चीज शुरू की, ब्लड फिर आया, क्या 3 स्टेप, ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और ज्वाइंट डायस्टोल। इतना काम एक साथ 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो चुका होता है। ये कहलाती है एक कार्डियक साइकिल। किसी भी टिश्यू तक जो ब्लड ले जाती है वो आर्टरी ले जाती है, वहां से जो ब्लड लेके आती है वो वेन लेके आती है। तो ब्लड ले जा रही है वो तो ऑक्सीजन रिच होगा, जो ब्लड आ रहा है वो CO2 रिच होगा। अब यहाँ क्वेश्चन ये है, ऐसी कौन सी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉलो होता है, ऑक्सीजनेटेड नहीं, और ऐसी कौन सी वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, डीऑक्सीजनेटेड नहीं? उनका आंसर ये लिखा। पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, और पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है लंग्स तक। वरना आर्टरी हमेशा कैसा, ऑक्सीजनेटेड। जैसे आप किडनी जब पढ़ोगे तो किडनी में क्या पढ़ोगे, रीनल आर्टरी, रीनल वेन। कलर्ड होगी तो हमेशा क्या होगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा O2 रिच, तो वो किस में दिखाई जाएंगी, रेड कलर से, और जो ब्लू कलर से दिखाई जाती है वो वेन होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब CO2 रिच ब्लड। ठीक है, ये जो फिजियोलॉजी है। अब दूसरी चीज, एक टर्म है कॉर्डी टेंडनी। ये बॉल वापस ना चले जाए इसके लिए यहां धागे लगे, इनको हृदय के तार भी कहते हैं, कॉर्डी टेंडनी। इतना करो जल्दी से, बताया, बनाओ जल्दी से रफ।
सर इसके बारे में नहीं बताया था। इसके बारे में ब्लड लाता कौन है इधर लेफ्ट आर्टिकल पल्मोनरी वेन, और यहाँ से तो बट गया लंग्स तक कौन ब्लड लेके आया? पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स से ले कौन गया? पल्मोनरी वेन। अब देखो दूसरी चीज, कॉन्सेप्ट समझो कि आपको ये बताया गया कि लंग्स की जो आखिरी यूनिट है वो एल्वियोलाई है, ठीक। पल्मोनरी आर्टरी यहां से ब्लड लेके आई होगी, CO2 रिच, CO2 यहां देती होगी और आगे से O2 लेके पल्मोनरी वेन से ब्लड निकल गया होगा। ये तो बताया। अब यहां पर सवाल ये है कि यहां जो लेयर डिफ्यूजन लेयर होती है स्क्वेमस एपिथेलियम कहलाती है, तो जिससे कि ब्लड इधर से क्या होता है ऑक्सीजन पास हो जाए, और यहाँ आरबीसी जो है इस O2 को कैप्चर करता है। हमारा ये हीमोग्लोबिन होता है कहाँ? आरबीसी। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ये किससे जुड़ता है? O2 से, ऑक्सीजन से, और क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जो मेजर हमारा ऑक्सीजन जा रहा है ब्लड में टिश्यूज तक, वो ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के जाता है। इस हीमोग्लोबिन में आयरन रिएक्शन सेंटर होता है, मतलब जब बेटा एक ये हमारे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है जिसमें 4 प्रोटीन होती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। इसमें रिएक्शन में बिल्कुल जो अंदर एक ग्रुप है हीम ग्रुप कहलाता है। तो एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम होते हैं, इसलिए एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन बांध के चलता है। बाकी जितनी ऑक्सीजन वो ब्लड प्लाज्मा में घुल के, अब ब्लड को समझ लो, बाकी तो रटते हो। ब्लड जो हमारा है वो सब्जी की तरह है, रसीली सब्जी। जो रस है उसका सब्जी का वो कहलाता है प्लाज्मा। नमक कहाँ घुला है? रस में है। मतलब हमारा जितना भी शुगर है, ठीक है ना, वेस्ट यूरिया है, हार्मोन है, ये सब कहाँ होके चल रहा है? प्लाज्मा में। अभी बार पढ़ाओ ना, प्लाज्मा थेरेपी। दूसरा जो फैक्टर है वो सेल है, जिन्हें ब्लड कार्पसल्स कहते हैं, वही बाद में बात करेंगे एक लेक्चर में। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट 3 टाइप की होती है। आरबीसी का काम तो ऑक्सीजन ले जाना है, डब्ल्यूबीसी का काम एंटीबॉडी बनाना और बाकी फैगोसाइटोसिस करना है, प्लेटलेट का काम ब्लड के थक्के जमाना है। अब होता क्या है, डेंगू का वायरस आया, चिकनगुनिया का, वो प्लेटलेट ही खत्म करने बैठ गया हमारी। जैसे कि बैलून हम लगाएं और सब फोड़ दें, तो ऐसे काम करता है। तो प्लेटलेट क्या डाउन होती चली जाती है हमारी। प्लाज्मा में 3 प्रोटीन होती है। एक है फाइब्रिनोजन जो क्लॉट बनाने में हेल्प करती है, तो फाइबर बनती तब हमारा थक्का जमता है। दूसरी हमारी है इम्यूनोग्लोबिन, जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। और तीसरी हमारी है कौन सी? एल्ब्यूमिन, जो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। तो बाकी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन इसमें जाएगी, होती है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, बाकी इसमें जाएगी प्लाज्मा में। CO2 कैसे चलती है? टिश्यू से वहां तक, दैट गोज इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। CO2 वाटर से रिएक्ट करता है और फाइनली जाके बाइकार्बोनेट आयन बनाता है। इस फॉर्म में चल रही है। कुछ जो है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना के चलती है, वरना बाकी भी ब्लड में डिजॉल्व होकर चल रही है प्लाज्मा में। तो ये एक तरीका है।
दूसरा जो बात है वो ब्लड प्रेशर को लेकर है। सबसे पहले किसका ब्लड प्रेशर नापा गया पता है? घोड़े का। तो आप जो ब्लड प्रेशर नापते हो ऐसे नापते हो 120/80 mmHg। तो ये 120 और 80 क्या है? ये हमारा सिस्टोलिक प्रेशर है और ये हमारा डायस्टोलिक प्रेशर है। मतलब जब पुश हुआ प्रेशर के साथ तो भाई एक बैलून है, उसमें गैस भरी है, आप उसको पिचकाओगे, हवा एकदम निकलती बहुत तेजी से है, दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर। जब हमारा हार्ट पंप कर रहा है और जब हमारे ये रिलैक्स में आते हैं डायस्टोल में, ऐसा तो होता नहीं कि ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता होगा, प्रेशर कम हो जाता है। ये हाई है, ये लो है। हाई और लो का मतलब ये है कि वो फुल प्रेशर है। अब होता क्या है, इस लोगों के साथ मेरा तो जो ऊपर वाला है वो 180 आ रहा है। कितना आ रहा है? 180। तो क्या दिक्कत है? अब दिक्कत क्या होगी वो समझिए। पानी देखा है, पानी नदियों में बहता है और कभी बांध से छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? पूरा पूरा गांव लेके वो डूब जाता है। आपने ऐसे पानी भरा रहता है, कुछ नहीं करता, लेकिन वही पानी प्रेशर से आता है तो बड़ी नींवें बड़ी दीवारें तोड़ देता है। क्यों? प्रेशर। तो आप वही प्रेशर जब हमारी बॉडी में 180 mmHg जा रहा है, जो भगवान ने कहा था 120 से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, किडनी है, हार्ट है, सब पर प्रेशर पड़ रहा है और एक दिन वो डैमेज करेगा। बात समझ में आई? कंट्रोल तो रहती है। बीपी क्या है भाई दोनों चीज समझिए। बोले भैया ऐसा है सर जी, आराम से पढ़ाओ, बीपी ना बढ़ाओ अपना गुस्से में, तो वो आपस में रिलेटेड है चीज। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तभी बुखार की कंडीशन में, हाई फीवर में क्या नापता डॉक्टर है? टेम्परेचर भी देखता है, ब्लड प्रेशर भी देखता है, कितनी बार धड़क रहा है। तो डायग्नोसिस जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सलीम साहब आएंगे बात समझ में आई? तो ये है। फिर आपने देखा होगा कि एक आपने तो सुना होगा कि डायलिसिस होती है। वो क्यों होती है? एक्चुअल में जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, अब हमारे ब्लड में क्या हुआ, यूरिया बननी शुरू हुई। अब वो बनने लगी जरूर से ज़्यादा, निकल पा नहीं रही है किडनी से, तो हम ब्लड को बाहर निकालते हैं, उस यूरिया को वहाँ से अलग कर लिया और ब्लड को प्योरीफाई करके फिर से हमने ब्लड में भेज दिया। वो डायलिसिस की क्रिया है। यूरिया तो ब्लड से ही निकलनी है भाई। ये जो आर्टरी पे जो हमारा जितना वेस्ट है किडनी तक जो जा रहा है, और भी आगे की चीज़ें वो आगे की यूनिट बाद में देखेंगे, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आपस में कितना रिलेटेड है, इसको अलग अलग नहीं रख सकते। अब रेस्पिरेशन भी जैसे बुक्स में लिखा है बाह्य श्वसन, अंतः श्वसन, तमाम चीज़ें आती हैं। क्या है ये? बाह्य श्वसन का मतलब ब्रीदिंग से लेकर ये, अगर आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो इसमें भी डीप आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। जैसे मैं पढ़ाते पढ़ाते भी सांस ले रहा था और अभी मैंने आपको सांस लेके दिखाई, तो इससे पहले मैं सांस नहीं ले रहा था, ले रहा था नॉर्मल। इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, केवल 500 ml एयर अंदर जा रही थी, 500 ml एयर, ऑक्सीजन नहीं, एयर। ध्यान रखना है। फिर दूसरा क्या है? फोर्सफुली वाली, तीसरी बाबा रामदेव वाली, पहले पूरे लंग्स खाली कर लो,
तो क्या अगर हम अपनी पूरी ताकत लगा दें एयर को बाहर निकालने में, तो क्या हमारे जो लंग्स वो पिचक जाते होंगे? नहीं, 1200 ml एयर तब भी रहती है, उसे कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये तो केवल बाह्य श्वसन है, इसका केवल खेल जो है ब्रीदिंग से है, एयर का अंदर जाना और बाहर आना। इस क्रिया में क्या है हम आपको बता दें, इसको अगर आप अपनी बॉडी को तिरछा रख के समझेंगे तो अच्छा समझ में आता है। पीछे हमारा वर्टिकल कॉलम है, सामने स्टर्नम है, और ये हमारा क्या है, पसलियाँ हैं। इसे हम क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, रिब्स। तो ये पूरा केज बना रही, बक्सा बना रही, सिर्फ रिब केज कहते हैं। और इसके अंदर जो कैविटी है उसको थोड़े से कैविटी कहते हैं। तो जब क्या होता है, जब हमें सांस लेनी होती है तो हमारा सीना फूल जाता है, मतलब हमारी रिब्स उठ जाती है ऐसे करके, डायाफ्राम नीचे जाता है, अंदर थोड़े से कैविटी थोड़े से कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ाओगे तो अंदर प्रेशर हो जाता है कम। इस कमरे को हम बड़ा करते हैं अभी, तो प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे बच्चे पास पास बैठे हो, दूर दूर बैठे हो, और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ज़्यादा लंग्स के कंपेरिजन में। देखिए, प्रेशर का या कंसंट्रेशन का खेल कभी वॉल्यूम से नहीं होता। हमसे पूछे कि पानी की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा होगी, सिंटेक्स में, बोतल में, या उस पानी को हम गिलास में ले लें, तो कंसंट्रेशन तो पानी की तीनों जगह बराबर है, वॉल्यूम अलग। मतलब सिंटेक्स में आप एक चम्मच डालिए और पानी बाहर निकाल लीजिए, और आपसे कोई पूछे ये बताओ पानी की सांद्रता, कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, दोनों जगह बराबर है, वॉल्यूम कम और ज़्यादा है। बोले अब ये बताओ, बराबर तो समझ ली, सिंटेक्स की सांद्रता गिरा सकते हो इसके कंपेरिजन में? बोले हाँ, एक बोरा जरा चीनी घोल दो लाके सिंटेक्स में, पर यूनिट एरिया वॉल्यूम घट जाएंगे वाटर के। वॉल्यूम का खेल नहीं है वहाँ, पर यूनिट एरिया है। तो क्या हुआ कि जब आपने इनहेल करने, जब आपने इनहेल नहीं किया, आपने तो अपना रिबकेज ऊपर उठाया, डायाफ्राम नीचे गया, प्रेशर कम हुआ, एयर अपने आप बाहर से अंदर पहुंची, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। थोड़ी देर बाद आपने क्या किया, रिबकेज आपका फिर डाउन हुआ, डायाफ्राम फिर ऊपर उठा, प्रेशर बढ़ा एयर का अंदर, बाहर कम था उसके कंपेरिजन में, एयर बाहर निकल गई। तो ये कहलाता है इनहेल और एक्सहेल, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। लेकिन जो अंतः श्वसन है वो सेलुलर प्रोसेस, कोशिका के अंदर जो हो रहा है, अभी नहीं बताऊंगा, अगले लेक्चर में बताएंगे उसको, क्योंकि बहुत बड़े बड़े टॉपिक है। अंतः श्वसन एक अलग से प्रक्रिया है, वो पौधों में भी वैसे ही होती है और जानवरों में वैसे ही होती है कि जो ग्लूकोज होता है, जो फोटोसिंथेसिस से बना है, अब पौधे सीधे ग्लूकोज बना लेते हैं, हम पौधों का खाना खाते हैं, फिर हमारी बॉडी में ग्लूकोज पहुंचता है। जब टिश्यू तक हम CO2 को याद करें, डाइजेशन वाले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था कि आखिर में कार्बन किस फॉर्म पहुंचता है, ग्लूकोज की फॉर्म में। तो ग्लूकोज से ऑक्सीजन रिएक्ट करती है कहाँ, हमारे सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया में। तो पहले एक स्टेप होती है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, फिर क्रेब्स साइकिल, तब जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तब जाके कहीं 38 ATP बनते हैं, जिसको हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब श्वसन भी दो तरीके का है, एरोबिक या एनारोबिक। ऐसा जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है वो एरोबिक, 38 ATP बनेंगे और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। लेकिन एनारोबिक में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती। वो कहाँ होता है, खमीर में, ईस्ट में, जब एल्कोहल बन रहा होता है, वहाँ सीधे क्या इथेनॉल और CO2 बनेगी। उसे क्या कह दिया, ईस्ट। अब ईस्ट जो है दो तरीके का है, अगर आप उसमें इथेनॉल को यूज कर रहे हो तो ब्रीवर्स ईस्ट। बोले हमारे बिवरेजेस बनती हैं, बिवरेज दो टाइप की होती है, एल्कोहलिक, नॉन एल्कोहलिक। तो जो इथेनॉल ये सब जो आप कर रहे हो ये एल्कोहलिक बिवरेज। नॉन एल्कोहलिक में क्या आती है, चाय, कॉफी। और CO2 का यूज करोगे माड़ उठाने के लिए, आटा फूलता है खमीर डालने से, तो आप CO2 का यूज कर रहे हो उसमें।
इसलिए ईस्ट को ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं और बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं ना, बेकरी डबल रोटी बनाने में। दूसरा, दूध या दही के प्रोडक्ट हमेशा खट्टे हो जाते हैं, क्यों? उसमें लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया ग्रो करने लगता है, तो वो लैक्टिक एसिड बनाते हैं, तो उसका खट्टापन होता है, तो वो भी अकार्बनिक, सॉरी एनारोबिक, वहाँ ऑक्सीजन का यूज नहीं। दूसरा, हमारे मसल्स में एक्सरसाइज के टाइम ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरनल रेस्पिरेशन की चीज़ें हैं, और वहाँ जो एटीपी बनती है वो केवल 2 बनती है। वहाँ एटीपी केवल 2। तो बायोलॉजी को समझना इतना आसान नहीं कि आप सोचो कि हम किताब लेंगे और बायोलॉजी को रट डालेंगे। अगर ऐसा होता तो बाकी सब्जेक्ट के बराबर गवर्नमेंट नंबर नहीं रखती इसके। इंटरमीडिएट में उसको भी 70 मिल रहे हैं जिसने बायोलॉजी ली है, जिसने मैथ ली उसको भी 70 नंबर मिल रहे हैं, जिसने केमिस्ट्री ली उसको भी 70 नंबर है, जिसने सोशियोलॉजी ली उसको भी 70 है। क्या है? क्यों? कि जब डीप जाओगे तो बहुत सारी चीजें कि हार्मोन का इफेक्ट क्या क्या होता है। एक हार्मोन है एड्रेनलिन हार्मोन, सुना है? अभी आप चाहिए, हम तो शहर आए हैं, यहाँ तो हमें कोई देख नहीं रहा, बियर की बोतल ले लें एक, बजला खड़े हुए और कैसे हो, पर चाचा देख क्या होगा, घबराहट एकदम। या बिल्ली की देखने से चूहे के कान खड़े हो जाते हैं, या कोई डर की चीज देखने से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, बोले सर बस एक्सीडेंट होते होते बचा। तो इसका मतलब है उस हार्मोन का इफेक्ट हमारे हार्ट रेट पर पड़ रहा है। इसलिए एड्रेनलिन हार्मोन को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। फाइट, फ्लाइट और फ्राइट, 3F हार्मोन है स्ट्रेस हार्मोन। 3F, फाइट, फ्लाइट और फ्राइट। अब इसका नंबर ढूंढना है कि क्या क्या मतलब है। तो इस कंडीशन में हमारा ये हार्मोन जो है वो भी किस पे इफेक्ट डालते हैं? हार्ट पे। क्या हार्ट से हार्मोन भी निकलता कोई? किडनी से? ढूंढना जाए। पेट से हार्मोन पूछ रहा हूं, एंजाइम नहीं। यहां तक कि एक टेम्परेरी सिस्टम हमारे अंदर है और वो हार्मोन केवल फीमेल में बनते हैं। जब प्लेसेंटा बनता है, भाई कोई भी औरत हमेशा तो मां बनेगी नहीं, तो जो कनेक्शन बनता है दोनों के बीच में, प्लेसेंटा, इधर से बच्चे का टिश्यू, इधर से मदर का टिश्यू, वो भी कुछ समय के लिए हार्मोन सिक्रीट करता है कुछ। तो आप जो है वो कहीं से भी बच नहीं सकते हो यहाँ। तो ये तो हो गई किसकी प्रोसेस? इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। अब इसी से रिलेटेड डिजीज है। सिगरेट पीने से क्या होता है? एम्फाइसीमा। ये जो एल्वियोलाई हमारी ये धीरे धीरे डैमेज होने लगती है, धीरे धीरे। अब आपने कहा साहब हमारे अंदर तो लाखों एल्वियोलाई है, तो ये कंडीशन ठीक वैसी हो गई कि एक डब्बे में हजारों टॉफियाँ तो रखी हैं और आप ये सोचो अरे कौन देख रहा है, एक ही टॉफी तो ली हमने। जैसे मतलब किताब रखी, बोले ये जा, कौन देख रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ कुछ नहीं बचेगा, वो डिब्बा एक दिन खाली हो जाएगा। तो आपको तो लगता है कुछ नहीं इफेक्ट पड़ा, धीरे धीरे
एक एक बैलून, जैसे बर्थडे में बैलून सजा दो, एक एक फोड़ते चले जाओ, एक समय ऐसा है कि यहाँ कोई बैलून नहीं बचेगा। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं, इसमें हमारी ध्यान बहुत कम जाता है। कभी ऑब्जर्व करिए, ये लोग जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, जहाँ ड्रिल चल रही है, पत्थर कट रहे हैं, इनकी लाइफ स्पैन कितनी है एवरेज? अक्सर इन्हें खांसी की दिक्कत, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस क्यों रहती है? उसकी वजह ये है कि पार्टिकल जितना छोटा होगा वो हमारे लंग्स की एल्वेओलाई में, ब्रोंकाई में उतना ज़्यादा डीप बैठेगा, जाके उसको निकालना मुश्किल है। आप एक ईंट मेरी नाक में नहीं डाल सकते, लेकिन आप रेगमाल से स्पेंट को छुटाएं, वो पार्टिकल मेरे लंग्स में बहुत ज़्यादा बैठेगा जाके। इसीलिए कहा जाता है कि साहब क्या मास्क लगा के आप काम करें। लेकिन हिंदुस्तान में एक आदत है ना, नहीं हम तो मर्द हैं, हमें क्या हो जाएगा, अभी तो खा पी रहे हैं। जी नहीं। और यहाँ तक जो लोग कूड़ा उठाते हैं, अक्सर वो हाथ से ही कूड़ा उठाते हैं, ग्लव्स मोटे नहीं पहनते हैं, अक्सर उनके हाथ कट जाते हैं। खून तो आपने रोक लिया, लेकिन जो बैक्टीरिया अंदर गए, वायरस अंदर गए कट लगने से, उसको आप नहीं रोक पाए। तो ये सारी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। ऐसे ही अगर हार्ट पे आ जाए तो क्या नाई को भी बाल काटने की जरूरत पड़ती है? अपने पड़ती होगी, सबको पड़ती है। क्या जो बैंक का कैशियर है सबको पैसा बांट रहा है, उसकी तनख्वाह होती होगी इस दुनिया में? वो तो पैसे के अंबार में बैठा हुआ है। क्या हार्ट पर भी कोई आर्टरी जाती होगी? कोरोनरी आर्टरी जाती है और वही ब्लॉक हो जाती है, तभी हार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती और एक दिन हार्ट अटैक तक की प्रोसेस पहुंच जाती है। कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और आर्टरीज में जाती है, तमाम चीजें। और इन चीज समझ लीजिए, खत्म करते हैं। एक कहावत है, असल में होता क्या है कि जो हम लोग एक बात कहते हैं, अब तो शुरू में फिलॉसफी से जोड़ रहा हूँ हल्की सी सुने, यार ये हमारे दिल नहीं मान रहा। कहते नहीं, दिल की क्या बात, दिमाग की सुनो। दिल और दिमाग कोई अलग चीजें यहाँ पे नहीं है सोचने में। यहाँ दिल का मतलब वो है जो हम चाहते हैं, वो हो जाता है तो हम कहते हैं दिल की बात है, वो नहीं होता तो हम कहते हैं दिमाग है, क्या करें। जो हम चाहते हैं वो हो तो हम दिल का कहते हैं। दिल कुछ नहीं सोच रहा है। अच्छा, हमारे मस्तिष्क का सब पर कंट्रोल है, दिल पर कंट्रोल नहीं है। हम अगर पैर अपना ऐसे हिलाएं या अपना हाथ हम ऐसे उठा रहे हैं तो ये बात हमारी हम दिमाग को पता है, लेकिन हमारा हार्ट पंप कर रहा है, ये हमारे दिमाग को नहीं पता। पूछिए कैसे? जब एम्ब्रियो में बच्चा बन रहा होता है गर्भ में, तो हार्ट पहले बन के धड़कने लगता है, तो ब्रेन का नामो निशान नहीं होता। और रिंगर साइंटिस्ट थे, उन्होंने हार्ट को निकाला, रिंगर सोल्यूशन में रहते हार्ट तब भी पंप करता रहा। जी, क्योंकि हमारा हार्ट है मायोजेनिक। आप बाजार से खिलौना लेके आए और वो चलना बंद कर देता है, आप देखते हैं इसका सेल कहाँ गया। क्या ये देख तो घर पे लाइट आ रही थी कि नहीं आ रही थी? क्यों? वो जब खिलौना खरीद के लाए हो, उसका इस इलेक्ट्रिसिटी से कोई मतलब नहीं है, उसमें अपना एक सेल पड़ा हुआ है। तो ऐसे ही हमारे हार्ट में भी जब अपने हार्ट का डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे साइनो ऑरिकुलर नोड, एक मसल का थक्का है, वो इंपल्स जनरेट करता है। यहाँ से इंपल्स जाएगी, SAN कहते हैं इसे, साइनो ऑरिकुलर नोड। यहाँ से AV नोड, ऑरिकुलर, फिर यहाँ से बंडल ऑफ हिस, और यहाँ से पर्टिंजे फाइबर से वेंट्रिकल की दीवारों तक प्रेशर जा रहा है, जो इसको ये कार्डियक साइकिल चलाता है। जिनका खराब हो जाता है और पैसे वाले हैं,
वो पेसमेकर लगवा लेते हैं। पेसमेकर वो सेल है, तो दिमाग खराब होने का, दिल के खराब होने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अपनी इम्पल्स खुद लेता है। तभी उसके लिए कहा गया कि हार्ट इज मायोजेनिक, मसल्स का लोथड़ा है, ग्रुप है, वही उसकी पल्स जनरेट कर रही है।